पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि देवेंद्र जी को मैं अभी 10 साल से जानता हूं, 10-11 साल से, और मेरे मन में बहुत इज्जत है उनके लिए क्योंकि मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर चुका हूं. आई थिंक वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड फॉर्चुनेट टू हैव अ लीडर लाइक देवेंद्र जी इन महाराष्ट्र. दिन भर रात भर आप काम करते हैं. जो हमारी शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं पानी फाउंडेशन की, वो तो खैर दिन में हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं तो मैं देवेंद्र जी को जब फोन करता हूं तो बोलते हैं आ जाओ रात को 1 बजे, रात को 2 बजे. मुझे याद है एक दफा हम लोग रात को 2 बजे पहुंचे थे. तो जब हम पहुंचे सत्यावर में तो वहां उनकी मीटिंग चल रही थी. उस वक्त वर्ल्ड कप भी चल रहा था, फुटबॉल वर्ल्ड कप. तो हम लोग को एक कमरे में बैठाया गया, हम लोग ने वर्ल्ड कप आराम से देखा. करीबन 3 बजे उनकी मीटिंग खत्म हुई और हम लोग ने बैठ के बातचीत की. तो आप सोते कब हैं देवेंद्र जी? नहीं, मैं थोड़ा लेट सोता हूँ और जगता भी लेट हूँ. मैं कोई जल्दी उठने वाला आदमी नहीं हूँ, थोड़ा लेट जगता हूँ जी. लेकिन जैसे हम लोग काम करते हैं, आप भी उतना ही काम करते हैं आमिर जी, हमने देखा है. और विशेष रूप से आपने जो पानी फाउंडेशन का काम किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मिसाल आपने उसमें कायम की है. और विशेष रूप से जो रूरल कम्युनिटीज़ को जागरूक करके उनको एजेंट ऑफ चेंज ये बनाने का काम जो पानी फाउंडेशन ने किया है, मैं उसकी बहुत दिल से सराहना करता हूँ. थैंक यू. देवेंद्र जी, हम शुरू करते हैं. आपने बहुत कम उम्र में आप काउंसलर बने, 22 साल के आप थे, और शायद उससे पहले भी आपका झुकाव रहा होगा पॉलिटिक्स की तरफ. और उस उम्र में हम लोग बहुत, हमारे अंदर आइडियलिज्म होता है. हम चाहते हैं कि हम देश को बदलें, राज्य को बदलें और एक खास योगदान कर पाएं, तब्दीली लाएं, एक अच्छी तब्दीली लाएं. तो जब आप इस जर्नी को देखते हैं तो जो आप आइडियलिज्म से शुरू हुए, you know, how much were you able to live up to this idealism in these करीबन 35 साल हो गए आपको? जी बिल्कुल. तो ये आइडियलिज्म से जो आपने शुरुआत की थी वो कहां तक खरी उतरी आपके लिए? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि आइडियलिज्म जो है वो वक्त के साथ साथ आपको यथार्थ भी पता चलता है, परिस्थितियां भी बहुत बदलती है और कभी कभी आपको कुछ निर्णय भी करने पड़ते हैं. लेकिन मैं ये चीज़ मानने वालों में से हूँ कि आइडियलिज्म को कभी ख़त्म मत कीजिए. डोंट लेट इट डाई. क्योंकि वो अगर मर गया तो फिर आपके व्यक्तित्व में कुछ बचता नहीं है. इसलिए मैंने हमेशा अपने जीवन में अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसके आधार पर मैं जीने की कोशिश करता हूँ. लेकिन साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, क्योंकि वोट की राजनीति में और डेमोक्रेसी में अगर आप चुनकर आते हो तो आप जो करना चाहते हो, जो बदलाव लाना चाहते हो, जो आइडियलिज्म इन प्रैक्टिस लाना चाहते हो, वो आप ला सकते हो. इसलिए मैंने कई ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझा नहीं और वो समाप्त हो गए, वो चेंज नहीं कर पाए. तो इसलिए मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हाँ, ये बात सही है कि मैं जिन विचारों को लेकर आया था शायद 100% उस पर नहीं जी पाया. कभी कभी कॉम्प्रोमाइज किया मैंने, मेरी जिंदगी में कई बार किया. लेकिन मुझे इस बात का समाधान है कि मैंने मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज तक नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा. वाह वाह. एक दफा मैं इमरान खान की जो क्रिकेटर पाकिस्तान के, उनकी बात सुन रहा था. उनकी भी बातचीत किसी मंच पर चल रही थी. उन्होंने कहा था कि sometimes you need to compromise to achieve your dreams, but never compromise your dream itself. Absolutely. तो बहुत सही कहा आपने. देवेंद्र जी, महाराष्ट्र करीबन 10% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है और शायद पूरे ग्लोब में जो पॉपुलेशन है उसका हम 1.5% है. 100 में से, मतलब इस धरती पे जितने लोग रह रहे हैं 100 में से एक महाराष्ट्रन है. तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आप इस स्टेट को लीड कर रहे हैं. इस बोझ को आप कैसे उठाते हैं, कैसे संभालते हैं?
देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लीगेसी हमारे साथ है, एक विरासत है, जिस विरासत ने महाराष्ट्र को तैयार किया है और उस विरासत के वाहक के रूप में आप महाराष्ट्र में काम करते हो। तो ये कोई किसी एक व्यक्ति ने बनाया हुआ या आपने बनाया हुआ महाराष्ट्र नहीं है। कई लोगों के परिश्रम से, कई लोगों के जिसको हम कह सकते हैं उनकी वीरता से, कई लोगों की भक्ति से ये महाराष्ट्र बना है। इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूं कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जिसको हमें निभाना है। लेकिन साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब ये महाराष्ट्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम भारत की सबसे बड़ी सब नेशनल इकोनॉमी है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले बजट रखा, उस दिन भी मैंने बताया कि अगर महाराष्ट्र एक देश होता तो दुनिया की सबसे बड़ी 30वीं इकोनॉमी हम होते। और अगर जिस गति से आज हम बढ़ रहे हैं उस गति में कोई प्रतिरोध नहीं आया तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 2 साल में हम यूएई और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था से बड़े बनेंगे। ये महाराष्ट्र की ताकत है। वाह। और हम देश की पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए हमारे सामने बहुत बड़े सवाल हैं और वो सवाल डिस्पैरिटी के हैं, वो सवाल लॉपसाइडेड डेवलपमेंट के हैं, वो सवाल डेवलपमेंट के आइलैंड्स को हम लोग पूरे डेवलपमेंट के एक इकोसिस्टम में कैसे बदले, ये हमारे सामने सवाल है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में हमने उसी के ऊपर बहुत काम किया है। और इसलिए आज आप देख सकते हो कि जहां एक समय था कि हमारे लिए मुंबई और एमएमआर रीजन और पुणे यही हमारे अर्थव्यवस्था का मैग्नेट हुआ करता था, अब उसके साथ साथ नासिक भी मैग्नेट है, रायगढ़ भी मैग्नेट है, छत्रपति संभाजीनगर भी मैग्नेट है, नागपुर भी मैग्नेट है। और सबसे आखिरी जिला जिसको हम मानते थे, हमारा गढ़चिरौली जिला, वो जिला भी अब देश का स्टील कैपिटल बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको एक प्रकार से सब तरफ ले जाने का प्रयास हमने किया है। बहुत खूब। देवेंद्र जी, वी आर लिविंग इन टाइम ऑफ शिफ्टिंग सैंड्स। धरतियां खिसक रही हैं, एआई आ चुका है और इतनी तेजी से आ रहा है, इतने रफ्तार से आ रहा है कि हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस दिशा में अब अपनी जिंदगी ले जाएं, क्योंकि इतनी अनसर्टनिटीज हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, 2 चीजें हैं एक्चुअली जिनके बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एज अ लीडर ऑफ द स्टेट, हाउ डू यू डील विद दिस एक्सटर्नल थिंग्स विच जो बाहर से आते हैं और हमको सबको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एआई, ये बाहर से आया है लेकिन हम सबको इफेक्ट करने वाला है और हम समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से कि ये हमको कैसे इफेक्ट करेगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका बहुत गहरा असर होने वाला है। मुझे चिंता है कि बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, स्किल्ड लेबर जो है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कुछ एक स्क्रिप्ट अंदर डालें या सीन अंदर डालें, वो सीन आपको शूट होके वापस आ जाएगा। तो जो हमारे कारपेंटर्स हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो तो ये सारे सवाल उठते हैं हमारे मन में। और दूसरा जो बड़ा इश्यू है जो आज हम देख रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंज, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। बारिश होती है तो इतनी ज्यादा होती है कि बाढ़ आ जाती है, और नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ये 2 बड़े इश्यूज जो हमारे सामने इस वक्त हैं, उनको आप किस नजर से देखते हैं? आपकी सरकार की क्या प्लानिंग है, हाउ टू टैकल दीज 2 इश्यूज? देखिए, आपने बहुत सही वर्णन किया कि शिफ्टिंग सैंड्स, क्योंकि हम लोग एक ऐसे डिसरप्शन के एरा में है जहां एक और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन है, दूसरी ओर क्लाइमेट डिसरप्शन है और तीसरी ओर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन है। और इन सबका सीधा परिणाम ये हमारे समाज के ऊपर हमको पड़ते हुए दिखता है, वो पड़ने ही वाला है और पड़ भी रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। देखिए, आप चाहे या न चाहे,
एआई की वेव आ चुकी है। एआई की वेव रुकने वाली नहीं है और आज हमारा जो जॉब मार्केट हमको दिखता है 1000 दिन बाद ये पूरे तरीके से बदला हुआ होगा और इसका अगर हमको इस परिस्थिति का मुकाबला करना है तो हमको फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। हम लोगों को सामने बढ़कर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आज महाराष्ट्र में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एआई का अडॉप्शन हम फास्ट कर पाए। देखिए, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एआई को हम अपना टूल बनाए। जैसे आदमी तेज नहीं दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े पर अगर आदमी बैठे तो आदमी तेजी से आगे चला जाता है। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी के घोड़े को अगर हम ठीक ढंग से चला पाए तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमने एक 2 pronged स्ट्रैटेजी इसके लिए रखी है। एक और गवर्नमेंट इसका बहुत तेजी से अडॉप्शन कर रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोग एक एक क्षेत्र का असेसमेंट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या डिसरप्शन आ सकता है। देखिए, मैंने बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले मैंने एआई के बारे में जब पढ़ा था और उस समय का जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में कहा था कि एआई के कारण दुनिया में 23 करोड़ जॉब्स जाएंगे। लेकिन उसकी अगली लाइन जो थी वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें लिखा हुआ था 25 करोड़ नए जॉब्स तैयार होंगे। तो मुझे ये लगता है कि इस बात को हमको समझना होगा और एआई रेडी इस प्रकार की हमारी व्यवस्था, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो जिनको हम हमारा मानव संसाधन कहते हैं, उनको हमको एआई रेडी करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण आपको बताता हूं कि किस प्रकार से चीजें बदलती है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में एग्रीस्टैक तैयार किया, जिसमें कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया हमने। जी। फार्म से लेकर सारी चीजें, और एआई का उपयोग करके महाविस्तार ऐप तैयार किया। अभी एक प्रकार से एजेंटिक एआई जैसा ही ये महाविस्तार ऐप है, जो हर किसान का एजेंट है। और इसमें अभी 30 लाख किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें किसानों को क्रॉपिंग साइकिल, क्रॉपिंग पैटर्न, वेदर डेटा, मार्केट एक्सेस, इतना ही नहीं, किसान एक फोटो निकाल के अगर डाल दे तो अगले 15 दिनों में वेदर के फोरकास्ट के आधार पर उसको क्या करना चाहिए, उसको पता चल जाता है कि उसमें पेस्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, या आने वाला है तो उसने क्या करना चाहिए। तो एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ओर जाने का रास्ता भी आया है। और 30 लाख हमारे किसान आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी भाषा में कर रहे हैं। एआई ने ये भी एक बड़ा अच्छा काम किया है। अभी रिसेंटली हमने जो हमारा आदिवासी समाज है उसकी भिली भाषा है, उस भाषा में उसको हमने रेडी कर दिया। तो अब हमारा आदिवासी किसान अपनी भाषा में उससे बात करेगा और उसको जवाब मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अडॉप्शन है, इस अडॉप्शन को भी हमको करना होगा और उसके साथ साथ एक फ्यूचर रेडी ऐसी जनरेशन भी हमको तैयार करनी पड़ेगी। एक ही चीज आपको बताकर मेरे जवाब को समाप्त करूंगा। आप दुनिया के इतिहास को देखेंगे तो दुनिया ने हमेशा डिसरप्शन देखे। देखिए, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस समय घोड़ा गाड़ी, साइकिल से हम मोटर कार पे चले गए। उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी, रेलवे आई। वहां से लेकर तो हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर पहुंचे, जिससे टेक्नोलॉजी ने प्रिसीशन हमारी सारी इस रिवॉल्यूशन में लाया। और दूसरा, चूंकि हम आपने मिलकर इस देश में कंप्यूटर के एरा को और फिर आईटी के एरा को देखा है। और आपको भी याद होगा, जिस समय देश में कंप्यूटर आया था तो इसी प्रकार की बड़ी चर्चा चलती थी, कितनी बेरोजगारी तैयार होगी, कैसे ये कंप्यूटर चलेगा, सारी बैंकें बंद हो जाएगी, बैंकों में कर्मचारी नहीं रहेंगे,
और यहां से लेकर तो हमारे देश में फिर यहां तक चर्चाएं हुई कि भाई क्यों कंप्यूटर लाते हो, ये कंप्यूटर क्या अनाज पका लेगा, यहां तक की चर्चा हमने की। पर हमने उसको अडॉप्ट किया। कंप्यूटराइजेशन ने हमको बहुत चीजें सिखाई, आईटी ने हमको बहुत चीजें सिखाई। हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स कंसोलिडेट हुए, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स प्रेडिक्टेबल हुए, हम लोग फ्रॉड्स उसके कारण रोक पाए। तो मुझे लगता है कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है हम लोगों ने उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, और ये तैयारी हम महाराष्ट्र में करेंगे। तो यूथ को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यूथ को इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, 100% बढ़ना चाहिए। और मैं देखिए, आप में और हम में फर्क ये है कि हम लोग बड़े होने के बाद आईटी आया जी, लेकिन अब ये जो जनरेशन है, जेन नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, ये जनरेशन पैदा ही टेक्नोलॉजी के साथ हुई है। जी हाँ। 1 साल का 2 साल का बच्चा ये मोबाइल यूज कर रहा है, उसके ऊपर सोशल मीडिया यूज कर रहा है, उस पर अलग अलग ऐप यूज कर रहा है, और अब उसमें गूगल में भी एआई यूज कर रहा है, उसमें ग्रॉक यूज कर रहा है, उसमें और चैट जीपीटी यूज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से उनके लिए कोई नयापन इसमें नहीं होगा। हम लोग ज्यादा डर रहे हैं। हम लोग ज्यादा डर रहे हैं। जी जी। एंड व्हाट अबाउट क्लाइमेट चेंज, हाउ डू वी फेस दैट? आई थिंक ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है, और क्लाइमेट चेंज ये एक रियलिटी है। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले कोई क्लाइमेट चेंज की बात करता था तो हमको लगता था कि ये बोर्डरूम टॉक है, ये एलिट टॉक है, लेकिन आज उसका खतरा हम लोग महसूस कर रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी आज का मंत्र है। अब मुंबई में हम लोग आजकल एक्यूआई की बात करते हैं, और ये बात भी सही है कि पिछले 2 महीनों में मुंबई की एयर क्वालिटी के ऊपर काफी अलग अलग प्रकार से मतलब प्रश्न चिन्ह तैयार हुए। अभी तो खैर पिछले कुछ दिनों से ठीक है, लेकिन अब हमारे सामने ये सवाल नहीं है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी, अब दोनों को साथ दोनों में को चलना है। साथ में ही लेना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और ये मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंज नहीं है। टेक्नोलॉजी ने अभी हम लोगों को इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसके चलते दोनों चीजें हम साथ में कर सकते हैं। अब मुंबई के लिए हम लोगों ने एक सर्कुलरिटी का प्लान तैयार किया है, जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि टेक्नोलॉजी के कारण अब हम इस एरा में है वेयर नथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज वेल्थ। आपके पास सही टेक्नोलॉजी वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने की अगर होगी तो आप सस्टेनेबिलिटी की ओर जा पाएंगे, आप सर्कुलरिटी की ओर जा पाएंगे, और हमारे जीवन को प्रदूषित करने वाले जितनी चीजें हैं उन चीजों से हम लोग बच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने उसकी स्ट्रेटेजी मुंबई में बनाई है, महाराष्ट्र में भी हम लोग बना रहे हैं, जहां एक और देखिए 2 चीजें मैं आपको अलग अलग बताना चाहता हूं। ये तो मुंबई की बात हुई, लेकिन अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने पावर के सेक्टर में हमारे किसानों को 16,000 मेगावाट पावर लगती है। अब ये 16,000 मेगावाट पावर, अभी तक हम लोग उनको ये कोयले वाली पावर सारी देते थे। अब हम लोगों ने इसको पूरा सोलर पे शिफ्ट करना शुरू किया। अभी करीब हम लोग 4,000 मेगावाट कर चुके। इस साल के अंत तक हम 14,000 मेगावाट पे पहुंचेंगे, और महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो पूरी 16,000 मेगावाट पावर किसानों को सोलर के माध्यम से देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोयले की पावर से ये 16,000 मेगावाट पावर का हम विचार करें तो कोयले से हम जितना पोल्यूशन करते हैं 16,000 मेगावाट के लिए, उसका मिटिगेशन अगर हमको करना है तो हमको 300 करोड़ पेड़ लगेंगे। 300 करोड़ पेड़ ही ये 16,000 मेगावाट पावर का मिटिगेशन कर पाएंगे। तो एक प्रकार से 300 करोड़ पेड़ न लगाते हुए भी हमने 300 करोड़ पेड़ का काम किया। अब दूसरा हमने क्या तय किया है, महाराष्ट्र को सस्टेनेबल करने के लिए अभी हमारा जो ट्री कवरेज है दैट इज 23%, वी शुड हैव 33% आइडियली। तो 23 से 33 जाने का रास्ता अगर हमको तय करना है तो महाराष्ट्र को 250 करोड़ पेड़ चाहिए जी। तो अभी हम लोगों ने 300 करोड़ पेड़ का एक मिशन हाथ में लिया है, और ये जो मिशन है, इस मिशन को हम आमिर खान स्टाइल में
डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल नीचे तक जाकर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन, इंडिजिनस स्पीशीज, वहां पर सालों से कौन से पेड़ बचे हुए हैं, इसका मतलब जो बच सकते हैं, ऐसा एक कंप्लीट उसका डिजाइन हम तैयार कर रहे हैं। और हम लोग ये प्रयास करेंगे अगले 7 सालों में ये 300 करोड़ पेड़ हम लगाए। और ये इसलिए पॉसिबल है कि पिछले 2014 से 19 हम लोगों ने, हमारे मुनगंटीवार जी मेरे साथ वन मंत्री थे, तब हम लोगों ने तय किया था 50 करोड़ पेड़ हमने लगाए। और इसका वैलिडेशन कब हुआ? फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट 2020 में आया, उसमें केवल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जिसमें ट्री कवर भी बढ़ा और फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा। तो हम लोगों ने वो करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। बहुत खूब। आज की डेट में आपको महाराष्ट्र के लिए या महाराष्ट्र के सामने 3 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो क्लाइमेट चेंज ही है जी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो असर हमारी खेती पर पड़ रहा है, जी स्पेशली एग्रीकल्चर पर। जी। और देखिए, आज हम लोग जब ग्रोथ की बात करते हैं तो अगर आपके 35, 40, 45% लोग ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो और दे आर एक्सपोज टू क्लाइमेट चेंज, मतलब अभी पिछला साल था, इतनी सुंदर फसल थी। जी जी। हम लोग ये मानते थे कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे और बेमौसम बरसात ऐसी आई कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट सीधा 4% पर आ गया। जी जी जी। ऐसे ही अब ये साल है, इस साल अभी जो वेदर मॉडल्स है वो सारे के सारे वेदर मॉडल्स अल नीनो की बात कर रहे हैं। अल नीनो का अर्थ ये होता है डेफिसिट रेनफॉल। अब डेफिसिट रेनफॉल की बात होती है, तो इसलिए हम लोगों को एक क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट प्रूफ और क्लाइमेट रेडी एग्रीकल्चर की ओर जाना पड़ेगा। जी हाँ। जैसे आपने देखा कि पिछले समय हम सब लोगों ने मिलकर जो पानी का काम किया, जी, उसका फायदा क्या हुआ? तो आज 85% भी बारिश हो गई, तब भी हम लोग खेती बचा सकते हैं। जी। वरना 95% बारिश में भी कई जगह सूखा पड़ता था। तो मुझे लगता है कि ये चीजों को समझकर हम लोगों को हमारे सीड्स इस प्रकार से तैयार करने पड़ेंगे कि अगर बारिश में अंतर आता है तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। बारिश के 2 दिनों में अगर 25 दिन का अंतर आ गया तो वो सस्टेन कर पाना चाहिए। तो ये सारी इकोसिस्टम, ये सारी चेन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र की ग्रोथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये क्लाइमेट चेंज का और एग्रीकल्चर का चैलेंज है, जिसको अगर हम ठीक ढंग से और एग्रीस्टैक और ये जो एआई है इसके माध्यम से मैं ऐसा मानता हूं कि हम क्लाइमेट प्रूफ एग्रीकल्चर की ओर जा सकते हैं। बहुत खूब। हमने चैलेंजेस की बात की, आपको महाराष्ट्र के 3 सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स क्या नजर आते हैं? देखिए, मुझे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई नजर आती है तो यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत एंटरप्राइजिंग महाराष्ट्र है। हमारे जो युवा है उनमें जो क्षमता है असीमित है। देखिए, आप कई सालों तक हम लोग कहते थे कि देश का स्टार्टअप कैपिटल बेंगलोर है, कभी कहते थे हैदराबाद है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से अगर आप लगातार देखेंगे तो स्टार्टअप इंडिया के रिपोर्ट में द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टार्टअप कैपिटल है। देश के सबसे ज्यादा जो सफल स्टार्टअप्स है वो महाराष्ट्र में है। और इतना ही नहीं, तो यूनिकॉर्न्स, जी जी। स्टार्टअप जब यूनिकॉर्न में परिवर्तित होता है तो एक अलग लीग में वो जाता है। देश के 25% यूनिकॉर्न्स ये महाराष्ट्र से है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फिनटेक के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और विशेष रूप से अब जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है या नई वेव्स है, उदाहरण के तौर पर अब आईटी की वेव पीछे चली गई
और अब न्यू वेव इज जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि लास्ट ईयर जीसीसी का कैपिटल हमारा पूना बना है। पूना इज नाउ इंडियाज कैपिटल फॉर जीसीसी। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अभी जीसीसी एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अगर कोई हो रहा है तो इंडिया हो रहा है, और इंडिया में महाराष्ट्र हो रहा है। वाह। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बहुत ही एंटरप्राइजिंग इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है, हमारे जो यूथ है, ये जिस प्रकार से इनोवेट कर रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ। दैट इज आवर स्ट्रेंथ। हमने थोड़ी देर पहले आपने AQI के बारे में बताया, तो मुंबई में AQI बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको आप स्पेसिफिकली आप इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक तो मुंबई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि द एंटायर सिटी इज गोइंग थ्रू अ रीडेवलपमेंट प्रोसेस। ये शहर जो है 100 साल, 150 साल, 250 साल ऐसे पुराना बना हुआ शहर है जी। और और अब इसमें बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है। कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रहे हैं। और हम लोगों ने भी जिस प्रकार से अर्बन रिन्यूअल की पॉलिसीज ली है, इसके कारण इस शहर में बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। साथ साथ आप जानते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश इस शहर को हमने दिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते समय भी अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई असर तो होता है। असर तो होगा, हाँ। तो हम लोगों ने अभी ये प्रयास किया है कि इसमें हम लोग कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाए, उसके कुछ SOPs हम लोग तैयार करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर कंस्ट्रक्शन हैंडलिंग तक। ये सारी चीजें अगर सही ढंग से की जाए तो हम कम से कम पोल्यूशन करते हुए हम लोग ये रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी कुछ काम तो हमने किया है, लेकिन परसों एक मैंने कमेटी भी इसके ऊपर तैयार की है कि दुनिया में जो नॉर्म्स इसके लिए तैयार हुए हैं, जो दुनिया में नया अनुसंधान इस पे हुआ है, उसको हम मुंबई में कैसे लाए जी। और साथ साथ एयर क्वालिटी के लिए आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, ये सारी इंटरलिंक चीजें कनेक्टेड है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे शिंदे जी यहाँ पर है। शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय हम लोगों ने मुंबई की महानगर पालिका में STPs का काम शुरू किया। देखिए, मुंबई जैसा शहर, इसका जो सीवेज वाटर था, ये सीवेज वाटर ब्रिटिश लोगों ने तैयार किए हुए सेटलिंग टैंक्स में जाता था और वो वैसा ही पानी समुद्र में जाता था। इसलिए हम लोग देख सकते हैं, प्रदेश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो पानी साफ दिखता है, वहां कोई दुर्गंधी नहीं आती। हमारे यहाँ दुर्गंधी आती है क्योंकि अक्खी मुंबई का पानी ये जा रहा है समुद्र में। तो इसके ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय काफी मैंने प्रयास किया और ध्यान में आया कि इसके नॉर्म्स ही नहीं है। तो फिर झगड़ कर नॉर्म्स तैयार किए, सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ा और वो नॉर्म्स तैयार किए। उसके बाद हमने उसका काम शुरू किया। बीच में सरकार आई थी कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, हमारे मित्रों की, उनका इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर शिंदे जी की सरकारें, हम पीछे लग गए और आज हम लोगों ने उसका काम शुरू किया। अगले साल से हमारे सारे STPs एक एक करके तैयार हो गए और मैं 100% आज नहीं कहता हूं, 75% पानी जो हमारे समुद्र में गंदा पानी सारा जाता था, हमारा सबका सीवेज जो सीधा सी में जाता था, अब 100% ट्रीटेड पानी ही सी में जाएगा। एक बूंद भी गंदा पानी हम लोग नहीं जाने देंगे। 75% हम लोग इसमें से करेंगे और 25% हम लोगों को चैलेंज ये है, जैसे मीठी है तो मीठी के किनारे बैठी हुई जो झोपड़पट्टी है, उसका जो सीवेज है ये सीधा मीठी में जाता है। तो हम लोगों को ऐसे जो स्पॉट्स है, इन स्पॉट्स में हमको वो पानी कैप्चर करना पड़ेगा, उसको वापस हमारी फैसिलिटी तक ले जाना पड़ेगा और उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये 25% के लिए और थोड़ा समय लगेगा। जी 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 जी। तो ये आपने कहा कि ये आजकल कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तो जैसे हो भी रहा है और फैक्ट है, हमको प्रोग्रेस भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए। तो आपके अंदाजे से कितने साल तक हम लोग को ये वी शुड बी रेडी कि थोड़ा AQI हमको तकलीफ दे सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मतलब जब तक वो चलता रहेगा तब तक AQI खराब रहे, ऐसा मानने वालों से मैं नहीं हूं। जी जी जी। हम लोगों को चीजें, जैसे
आज आप देखिए, अब हम मेट्रो का काम करते हैं, तो मेट्रो में हम लोग वायाडक्ट्स, ये किसी फैक्ट्री में तैयार होता है, किसी जगह पर तैयार होता है, और यहां आकर सिर्फ फिट होता है। जी 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 जी। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई है, लेकिन आज कई देश जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसमें 100 मंजिला जो इमारतें हैं, हाँ। वो सारी इमारतें किसी फैक्ट्री में तैयार होती है और यहां आकर केवल फिट होती है, असेंबल होती है। असेंबल होती है। अब उसकी ओर हमको जाना पड़ेगा, और मुंबई में जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी एक इकोसिस्टम तैयार करनी पड़ती है। अभी मेरे पास एक यूएस की कंपनी आई थी, और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग 40 मंजिला इमारत आपको 120 दिन में बनाकर देंगे, और 150 किलोमीटर में कहीं पर भी हमको ऐसी जगह दीजिए कि जहां पर हम इसको मैन्युफैक्चर कर पाए। और उन्होंने जिस प्रकार के वो तैयार किए हुए जो बिल्डिंग्स बताई, मैं ऐसा मानता हूं कि उसमें जो प्रिसिशन है, वो उसमें जो फिनिश है, वो शायद हमारे किसी भी बिल्डिंग से अच्छा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हम लाना चाहते हैं, ताकि हम लोग ये सब चीजें टैकल कर सकें। इससे प्रदूषण को हम रोक पाएंगे। जी 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 जी। देवेंद्र जी, अक्सर जब हम बात करते हैं प्रोग्रेस की, तो हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। जीडीपी पे, मतलब लोग पर कैपिटा इनकम कितना है लोगों का, इकोनॉमिक ग्रोथ राज्य का कितना अच्छा हो रहा है। मैं कुछ साल पहले भूटान गया था, तो वो बड़ा जोर देते हैं, हैप्पीनेस कोशेंट को मेजर करते हैं कि भाई आप आर्थिक स्तर पर आप कितने भी अमीर हो, लेकिन आपकी जो जनता है वो खुश कितनी है। तो मुझे वो देखकर, मुझे एक्सपीरियंस करके वो बड़ा अच्छा लगा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे राज्य में और हमारे देश में भी हम कब ये सोच ला पाएंगे अपने लिए, ताकि हम इसकी तरफ बढ़ें। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि हम विकास कितना भी कर ले, पर जब तक हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उस विकास के कोई मायने नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार एक बात पर बल देते हैं, और वो है ईज ऑफ लिविंग। एक सामान्य आदमी को हैप्पीनेस कब आएगा? जब उसके जीवन में रोजमर्रा की चीजें उसको सताएगी नहीं। रोजमर्रा वो कम्यूटेशन करता है, उसका कम्यूटेशन प्रेडिक्टेबल हो, वो आसानी से वो कर पाए, वो जहां रहता है वह रहने में उसको सुविधा हो, उसको जो काम सरकार से पढ़ते हैं या ऑफिसेस में पढ़ते हैं वो हैसल फ्री वो कर पाए, पढ़ाई हो बच्चों की उसको वो हैसल फ्री कर पाए, हेल्थ, तो ये पब्लिक हेल्थ ये उसका एक्सेस उसको बिल्कुल हैसल फ्री मिले। तो मुझे लगता है कि ईज ऑफ लिविंग ये एक ऐसा मंत्र है जिससे हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार कर सकते हैं। और मैं तो मुंबईकरों को इसलिए सलाम करूंगा कि देखिए, मुंबईकर कितनी तकलीफ सहन करते हैं हम सब लोग देखते हैं जी। यहाँ का जीवन कोई आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जब हैप्पीएस्ट सिटीज का सर्वे हुआ, तो उसमें सबसे हैप्पी सिटी मुंबई निकली। तो मुंबईकरों को मैं सलाम करना चाहता हूं कि ऐसे चीजों में उनका जो रेजिलियंस है, देखिए हैप्पीनेस ये तो कोई आप ऊपर से थोप नहीं सकते, नहीं, तो अंदर से आता है, वो अंदर से आता है। और ये जो अंदर से हैप्पीनेस लाने का मुझे ऐसा लगता है कि वो जज्बा है, तो शायद हम अगर थोड़ा ईज ऑफ लिविंग ला पाएंगे जी, तो मेरे हिसाब से तो हैप्पीनेस इंडेक्स में मुंबई काफी आगे चला जाएगा। मेरा एक और थॉट है इसमें कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो सिर्फ वो एकमात्र चीज है जो देने से मिलती है। बिल्कुल, जब आप खुशी किसी को देते हैं तब आपको खुशी मिलती है। तो यस, वी कैन इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कैन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, बट आई थिंक इसमें आप जैसे लीडर अगर हम लोगों को सही दिशा दिखाएं कि हमें एक भावना पैदा हो एज सिटीजन्स दैट वी फील प्राउड एंड हैप्पी अबाउट गिविंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी उससे जो है वो हम अंदर से बदलते हैं। जब हम किसी को खुशी देते हैं तो हमको खुशी मिलती है। ये एक ही चीज है जो देने से मिलती है। आई टोटली एग्री विथ यू। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। आप जब किसी को कोई चीज देते हो और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो, मुझे लगता है कि दैट इज द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
जी जी। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है हमारे सामने। हम देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। ये हमारे पास इतने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है हर साल जितने भी आते हैं, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। तो ये एक बड़ा विषय है जो पूरा समाज इससे जूझ रहा है, स्पेशली जो हमारे यंगर जनरेशन है वो इससे जूझ रहा है। तो इसको आपको क्या लगता है, इसको हमें कैसे टैकल करना चाहिए? इसके लिए आपको एक अलग से कमिटी बनानी है, स्पेशल कमिटी जो इसके बारे में सोचे देखे, क्योंकि ये एक आगे जाकर क्योंकि वी आर अ यंग नेशन, वी हैव टू बी हैप्पी इन आवर माइंड्स। गुरुजी भी बैठे हैं यहाँ पे, I think, don't you agree, Guruji? This is something which is a very important aspect of our society. इसके बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। आज मेंटल हेल्थ इश्यूज ये बिल्कुल फोर फ्रंट पर है और फॉर्चुनेटली लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। जी जी। कई बार लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते थे क्योंकि स्टिग्मा होता है उसके टैबू साथ, के रूप में, एक स्टिग्मा के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज उसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि चूंकि हमारी लाइफ बहुत बदली है। एक समय ऐसा था कि फैमिली हुआ करती थी, परिवार हुआ करता था, उसका कुशन हुआ करता था। तो कोई ना कोई किसी न किसी को संभालता होता था और उसके कारण अभाव में भी आदमी चैलेंजेस को फेस करता था, सपोर्ट मिलता था। अब हमारी अर्बन लाइफ स्पेशली इस प्रकार की हुई है कि एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए भी आपके पास समय नहीं है जी। क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन के लिए संघर्ष करना है और ऐसे में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको बड़े पैमाने पर आज दिखाई पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आज सरकार के रूप में भी हम लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज को। उसके ऊपर काउंसलर्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा तैयार कर पाए, इस प्रकार का भी प्रयास हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग प्रकार से, चाहे वो योगासन के माध्यम से हो या फिर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से मेडिटेशन के माध्यम से हो, अलग अलग प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी सपोर्ट सिस्टम खड़ी करनी पड़ेगी। जी जी। देखिए, अब अर्बन लाइफ तो कोई बदलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अपनी सपोर्ट सिस्टम खड़ी करनी पड़ेगी और हम लोगों को वो सपोर्ट सिस्टम खड़ी करने में उनको मदद भी करनी पड़ेगी। जी जी। जहां तक साइकियाट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का सवाल है, तो अब एआई ने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। अब हम लोग देखते हैं कि कई देशों में तो भी एआई एजेंट्स ये बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। तो आदमी का, हर एक का अभी साइकियाट्रिस्ट जो है वो एआई एजेंट है, जो उसके साथ वो बात करके अपनी बात शेयर कर रहा है और वो जो उसने जिस प्रकार से उसका ट्रेनिंग हुआ है उससे वो काउंसिल कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सोसाइटी में रहना ये बहुत जरूरी है। अभी हम लोग मुंबई में कई बार, जैसे हमारा डायल 100 है, अभी 112 हो गया है, तो इस 112 पे कई बार कई फोन आते हैं। तो ऐसे कई फोन आते हैं कि जिनको कोई काम नहीं होता, जो बूढ़े हैं, जिनके घर पे कोई नहीं है और उनको बात करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो 112 लगाते हैं और पुलिस से बात करते हैं। और अभी पुलिस भी हमारी उनसे बात कर लेती है। कई जगह तो ऐसा रिश्ता हो गया है कि उनका कोई काम रहा तो जाकर पुलिस कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमारा सोशल लाइफ जो बदला हुआ है, इसको समझकर हम लोगों को इसमें कोई ना कोई इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जी जी जी। मेरा ये भी, मेरी ये सोच है, हो सकता है मैं सही हूं या गलत हूं, कि लेकिन सोशल मीडिया का बहुत गहरा असर हुआ है हम सब पर। और हालांकि सोशल मीडिया हमें बहुत फायदे का भी है, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं एक टाइम था जब मैं इतनी किताबें पढ़ता था कि हफ्ते में मैं 2-3 किताबें पढ़ लेता था। और विदाउट अ बुक आई वाज नेवर, मतलब गाड़ी में मैं हूं तो पढ़ रहा हूं, सुबह नाश्ता कर रहा हूं तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, रात सोने से पहले, डिस्पाइट मैं हेक्टिक शेड्यूल में किताबें पढ़ता था। अब मैं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहा हूं, और मुझे पता भी है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है।
लेकिन वो उनकी जो एआई जो हम कह रहे हैं कि हमको एआई का इस्तेमाल करना है, लेकिन इन्हीं लोगों ने जो एआई बनाते हैं उन्होंने ऐसा बनाया है कि वो आपको ऐसे वीडियोस दिखाते हैं कि आप बस उसी में खो जाते हैं। उसका एक हिप्नोटिक उसका इफेक्ट होता है। चलिए, हम तो, हमारी तो उम्र हो गई है, लेकिन मुझे फिक्र है यूथ की। जो हम देख रहे हैं यूथ में जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस पे सोच विचार करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे देश हैं जो धीरे धीरे अब वो रूल ला रहे हैं कि 16 बरस की उम्र से पहले बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कैसे मुमकिन होगा वो अलग बात है, लेकिन सोच तो सही है, क्योंकि उनके माइंड्स करप्ट हो रहे हैं, उनकी रीवायरिंग हो रही है ब्रेन्स की। तो इस पे आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, जो आप बोल रहे हैं ना, फैमिली सपोर्ट चाहिए हमको, हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कट रहे हैं, हम अपने रिश्तों से कट रहे हैं। तो इस पे बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है, मुझे लगता है। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। देखिए, ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये जिस प्रकार से एआई एल्गोरिदम से आपको एक प्रकार से ग्लू कर देते हैं कि आपको जो पसंद है वही आपको उसमें दिखता है और आप वही कंज्यूम करते रहते हो, और फिर धीरे धीरे आपके माइंड को उसी प्रकार से शेप भी वो कर देते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक दूसरा प्रॉब्लम भी ये है कि हमारा अटेंशन स्पैन समाप्त हो गया है, कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है इसकी वजह से। अभी 30 सेकंड की रील के कारण कोई बड़ी चीज देखना नहीं चाहता, लोग उसको ही कंज्यूम करना चाहते हैं। इसलिए जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी एक जमाने में इतना पढ़ता था, मेरा भी पढ़ना कम हो गया है। जी। तो मुझे लगता है कि इट्स अ सीरियस चैलेंज। और ऐसा कोई लॉ ला सकते हैं हम बच्चों के लिए? अभी अपने देश में कई राज्यों में ये विचार चल रहा है कि 16 साल से नीचे के बच्चों पर कुछ निर्बंध हम लोग लाए जी। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कोई ना कोई विचार तो इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं आज तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम उसको बैन करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा मैं नहीं कहता, बट ये जो 16 साल से नीचे के बच्चों पर उसका असर पड़ रहा है, उस असर को हम कैसे समाप्त करें, कैसे मिनिमाइज करें, इसके ऊपर उपाय योजना करना ये बहुत जरूरी है और महाराष्ट्र वो करने की कोशिश करेगा। जी जी जी। इससे रिलेटेड मेरा एक थॉट है कि हमने सत्य में जयते जब शो किया था, उसमें हमने स्पोर्ट्स का एक टॉपिक उठाया था, और जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो सारे सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। वो कुछ मैंने जब जो कुछ सीखा इन दोज ग्रोइंग इयर्स, जब मैं बड़ा हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस मुझे स्पोर्ट्स का हुआ था। क्योंकि स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया हार्ड वर्क, स्पोर्ट्स ने मुझे, मेरे अंदर पैशन बिल्ड किया, स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया किस तरह ग्रेसफुली हारना है, स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया किस तरह ग्रेसफुली आप सक्सेस को लेते हो, स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया टीम वर्क का कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये सारी चीजें हमको स्पोर्ट्स सिखाती हैं। तो हमारे स्कूल के करिकुलम में क्यों ना स्पोर्ट्स हमारा मेन सब्जेक्ट हो। देखिए, आज वैसे भी जो हम लोग चीजें सिखा रहे हैं स्कूल में, मैथ, साइंस, उसका कोई अभी महत्व नहीं रहा। मैं एआई को पूछ लूंगा, भाई पृथ्वी की गोलाई कितनी है, वो मुझे बता देगा। वो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे याद करने की जरूरत है। तो एजुकेशन ऑल्सो नीड्स टू गो थ्रू एन ओवरऑल, कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं आज एआई के जमाने में। तो मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स शुड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे माइंड को ग्रो कराता है, ये हमें आगे की जिंदगी के लिए तैयार करता है। और उसके साथ साथ जब हम खेलते हैं तो वो जो वक्त हम प्लेग्राउंड में होते हैं, उससे एक हमको मेडिटेशन मिलता है, मजा भी आता है, मेडिटेशन भी मिलता है। तो जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें कनेक्टेड। मेरा ये दावा है कि हर इंसान भारत देश में अगर हफ्ते में 3 घंटा अपने चॉइस का खेल खेले, हो भले टेबल टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी, जो अपने चॉइस का, आप हफ्ते में 3 घंटा आप कोई भी स्पोर्ट अपना खेलें, मेरा ये मानना है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज कम हो जाएंगे, हम लोग फिटर एज ए सोसाइटी हो जाएंगे। और ये मैं मेडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं कि हमको स्पोर्ट्स में आना चाहिए ताकि हमको मेडल्स मिले, वो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को स्पोर्ट्स, उसके लिए हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए हर जगह।
मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है. इन अ वेरी ऑड वे दिस कैन बी अ वेरी बिग सोल्यूशन फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर. इंडीड, मतलब ये सॉल्यूशन है ही. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले 10 सालों में खेलो इंडिया, ये जो एक मुहिम हमारे देश में शुरू हुई और विशेष रूप से स्कूल के बच्चों में खेलने के प्रति एक चाह निर्माण हो, इस दृष्टि से आज खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म ये देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है. लाखों बच्चे खेल रहे हैं और धीरे धीरे खेल को करियर भी बना रहे हैं. अभी तक पिछले 10-15 साल पहले हमारे देश में अच्छे बच्चों का खेल छूट जाता था कि भाई तेरी 12वीं है, ये खेलने से थोड़ी तेरे को नौकरी मिलेगी, ऐसा बोल के उसको छोड़ दिया जाता था. अब ऐसा नहीं है, अब खेल एक करियर भी बन रहा है. और विशेष रूप से सारी गवर्नमेंट्स, यानी हमारी हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, खेल में अब निवेश भी करती है, पैसा भी लगाती है. हम लोग स्टेडियम्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं. आज तालुका लेवल तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये खेल के मतलब क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं. बिल्कुल किसी एक छोटे से तालुका के गांव में भी आपको बॉक्सिंग रिंग भी आज देखने को मिलती है. कबड्डी तो खैर वहां खेलते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं. सारे प्रकार के खेल, इंडोर खेल भी आज आपको वहां पर दिखाई पड़ते हैं. तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. और अब पिछले समय हमने महाराष्ट्र की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये पुणे में शुरू की है. अब दूसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नागपुर में हम लोग अगले साल शुरू करने जा रहे हैं. तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग छत्रपति संभाजीनगर में शुरू कर रहे हैं. तो पहली बार सरकार भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करके स्पोर्ट्स एक करियर भी है, इसको भी हम लोग एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मतलब 100 मर्ज की एक दवा ये स्पोर्ट्स है. अब बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन हम लोग अपने करिकुलम में इसको एक खास दर्जा क्यों नहीं दे सकते? नहीं है, उसमें उसका दर्जा है ही. पीटी क्लास में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कर लेते, वैसे नहीं होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है. जी 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 बिल्कुल करें. एक मेरा सवाल है जो थोड़ा ट्रिकी सवाल है. मैं कुछ साल पहले अर्थशास्त्र पढ़ रहा था और जिसको कुछ लोग चाणक्य निधि भी कहते हैं. तो चाणक्य जी ने वो लिखा था और उस समय के करीबन 1800 या 2000 साल पहले की बात है. उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि बहुत सारी चीजें उन्होंने उस वक्त की रिकॉर्ड की थी कि एक अच्छा राजा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या कर्तव्य होता है, सिटीजन्स का क्या कर्तव्य होता है. जब मैंने वो किताब खत्म की तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि मनुष्य ये 2000 साल में बदला नहीं है. टेक्नोलॉजी बदल गई है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो बदल गया है, लेकिन मनुष्य वहीं का वहीं रहा है. क्योंकि उसमें जो क्राइम्स की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको लगता है अच्छा ये क्राइम उस वक्त भी चल रहा था. ओके. राजा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? करप्शन. कि करप्ट मिनिस्टर को कैसे हैंडल करें, करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे हैंडल करें. तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये आज की बात नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये शायद मनुष्य ही ऐसा है कि हम में वो एक क्वालिटी है जो हम अपने आप को, जो इंटेग्रिटी से हम हट जाते हैं और करप्शन की ओर बढ़ते हैं. और करप्शन सिर्फ पैसे का नहीं होता. आज हम देख रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में हम रोज देख रहे हैं. दैट इज अनदर लेवल ऑफ करप्शन ओनली, टोटल मेंटल करप्शन. तो ये करप्शन हमारे अंदर से कब हटेगा, कैसे हटेगा, आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए, जिस समय मैं कुछ साल पहले जापान, माफ कीजिएगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं कुछ साल पहले जापान गया था. जापान जब मैं गया तो वहां पे जो कोई भी क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, टैक्सी चलाते हैं. मैंने पूरे ट्रिप, हम लोग थे करीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मैंने कई लोगों को टिप देने की कोशिश की, उनमें से एक ने भी टिप नहीं लिया. हम लोग, किरण जी और मैं रात को कहीं गए थे कैरियोके बार जो होता है, तो जो लड़का चला रहा था वो 18 साल का लड़का था. यंग बॉय वाज रनिंग द कैरियोके बार. जब हम वहां से निकले तो मैंने टिप देने की कोशिश की. किरण ने बोला क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं लेने वाला. मैं बोला ये 18 साल का लड़का है, उसको जरूरत पड़ेगी. देवेंद्र जी उसने भी नहीं लिया. उसने बोला नहीं, हमको हमारी सैलरी मिलती है. तो जापान में ऐसी क्या बात है, उसकी सोसाइटी में ऐसी क्या बात है, जब वो टिप नहीं लेते तो वो घूस क्या लेंगे?
उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना हाई है, तो ये हम अपने समाज में कब देख पाएंगे? और ये पूरे वर्ल्ड में है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ही ये, और हजारों साल से चला आ रहा है। तो इसको हम कब इसमें इंटेग्रिटी देख पाएंगे लोगों में, और इसमें लीडरशिप क्या कर सकता है? देखिए, जब अन्ना हजारे जी का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उस समय एक व्हाट्सएप मैसेज बड़ा चल रहा था, मुझे आज भी याद है। और वो मैसेज ऐसा था कि पूरा भारत करप्शन के खिलाफ है, तो साला ये करप्शन करता कौन है? नहीं, वो हम सब में है। तो मुझे ये लगता देवेंद्र है जी, मेरा ये मानना है कि हम सब में कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में, हम सब में राम भी है और रावण भी है। इसमें आप अपने अंदर के राम को बड़ा करते हैं या आप अपने अंदर के रावण को बड़ा करते हैं, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल सही बात आपने कही। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हम लोग नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग, इसके ऊपर कितना काम करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो हमारी स्कूल्स है उसमें मूल्य शिक्षा शुरू की है, और जो हमारे संवैधानिक मूल्य है उन मूल्यों को हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले शिक्षकों को ट्रेन किया है। हमारे शांतिलाल जी मुथा है पुणे के, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आप भी उनको जानते हैं। शांतिलाल जी ने इसमें पहल की है, और सारे बच्चों को हम लोग संवैधानिक मूल्य पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सबको अपने हक मालूम है, लेकिन किसी को अपनी ड्यूटी मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी को ड्यूटी सिखाई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक जमाने में हम लोग कहानियां सुनते हैं भारत महान था। क्यों महान था? क्योंकि उस समय नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्ति का चरित्र निर्माण और उसमें से देश का चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता था। आज हम लोग मार्कशीट के होड़ में ऐसे लगे हुए हैं कि 100 में से 100 मार्क मिल, और देखिए इतनी मतलब होशियार जनरेशन तैयार हो गई। मैं देखता हूं कि 100 में से 99 से 100 में 25 लोग होते हैं एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए जी। तो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ गया, शायद हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ गई, लेकिन किसी भी बौद्धिक क्षमता को बढ़ते हुए जो एक उसको एथिकल मुझे ऐसा लगता है कि थिंकिंग, उसको बढ़ाने की जो आवश्यकता है, शायद कहीं ना कहीं उसमें हम कम पड़ रहे हैं जी, और जी। उसके ऊपर हमको काम करना ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान देना। मेरा ये मानना है देवेंद्र जी के जो क्रिएटिव लोग होते हैं समाज में, नेशन बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो नेशन क्या होता है? इमारतों से तो नेशन नहीं बनता, नेशन बनता है लोगों से। और मेरा कई सालों से ये मानना रहा है कि हम पर बचपन से मुझ पर क्या क्या असर हुआ है, मेरे माँ बाप का असर हुआ है, मेरे टीचर्स का असर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलर कल्चर का मेरे पर बहुत असर हुआ है। जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो मैंने गाने सुने हैं, जो हमारे कमाल के लिरिक राइटर्स रहे हैं, नीरज जी, मजरू साहब, साहिर साहब, तो जो हमने फिल्में देखी हैं, तो पॉपुलर कल्चर का एक बहुत गहरा असर हो सकता है। नेशन बिल्डिंग में जब हम लोगों को एक इथॉस पहुंचाना चाहते हैं, वैल्यूज पहुंचाना चाहते हैं, तो पॉपुलर कल्चर उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वो हर क्रिएटिव इंसान के ऊपर है कि उसके वो करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यंग माइंड्स को हम अफेक्ट करते हैं। अगर हम उनको सही रास्ता दें तो ये चीजें, जो क्रिएटिव कम्युनिटी है, विकी सामने बैठा है, यहाँ पे अशोक जी बैठे हैं, तो एज क्रिएटिव पीपल हम करते क्या है? पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर देते हैं, जुडिशरी जस्टिस देती है, डॉक्टर्स हेल्थ देते हैं, हर प्रोफेशन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। क्रिएटिव कम्युनिटी क्या कंट्रीब्यूट करती है? वी बिल्ड ह्यूमन बींग्स, वी कैन बिल्ड ह्यूमन बींग्स इफ वी सो डिजायर। हम सोशल फैब्रिक को मजबूत करने में हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो क्रिएटिव कम्युनिटी है, पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, लेखक हैं, ये लोग जो हैं, इसमें आपको सोचना चाहिए एज ए लीडर कि आप इन लोगों को बुलाइए और कहिए कि इसमें आपका बड़ा योगदान होना चाहिए।
क्योंकि आप समाज को एक बड़े तौर पे एक बदलाव ला सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और मेरा अपना भी मानना है कि जो पॉपुलर कल्चर है उसका बहुत असर हमारे ऊपर होता है। उसमें उसका अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बिल्कुल होता है। मतलब देखिए, अब जब हम लोग बड़े हुए तो उस जमाने में रामायण महाभारत हम लोग ये टीवी पे सीरियल देखते थे, तो उसका एक लॉन्ग लास्टिंग असर हमारे ऊपर रहा है। जी जी जी। जिस प्रकार से मतलब वो सारी भूमिकाएं हमने देखी है, या हम लोग जो बचपन में कहानियां सुनते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, उसका एक असर हमारे ऊपर होता है। क्योंकि ये सारी कहानियों में देखिए, अल्टीमेटली जब सही बात करने वाला हीरो होता है जी, और गलत बात करने वाला विलन होता है, तो कोई जिंदगी में विलन नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। सब हीरो बनना चाहते हैं, तो सही काम करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो सही है वो चीजें क्रिएटिव पद्धति से कम्युनिकेट होनी चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें कल्चर का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और शायद हम लोगों ने उसको एक टूल के रूप में जितना इस्तेमाल करना चाहिए नहीं किया, उतना नहीं किया है, उसको किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकारों ने भी इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, क्रिएटिव कम्युनिटी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, कल्चर को। अगर हम दें उसको, तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है समाज में। देखिए, क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो किसी अनुशासन में बनता नहीं है, उसके अपने नियम होते हैं। सही कहा आपने, लेकिन हम गाइडेंस दे सकते हैं, हम उसको एक इनकरेजमेंट दे सकते हैं। मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन इस कारण से इसमें सरकार कोई बहुत कुछ नहीं कर सकती। जी जी। देखिए, सरकार तो क्या करती है, सरकार नहीं, इसमें लॉ तो आप नहीं ला सकते हैं। एक करिकुलम तैयार करके सरकार अपना आगे बढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एज अ सोसाइटी हम लोग इस प्रकार की जो मतलब क्रिएटिविटी है उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी, एक लास्ट में आपको सीरियस सवाल पूछूंगा, फिर मैं कुछ लाइट सवाल भी पूछना चाहूंगा आपको। हम जो इलेक्टोरल प्रोसेस देखते हैं हिंदुस्तान में, उसमें हम रिफॉर्म्स कब देख पाएंगे? मैं अपना क्वेश्चन और समझाता हूं आपको। हमारे यहाँ प्रोसेस है फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जितने लोग इलेक्शन के लिए खड़े हैं, अगर 10 कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट हैं, तो उनमें से जिसको भी एक वोट बाकी 10 से मिल गया तो वो इलेक्शन जीत जाता है। ये हमारा रूल है, हम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट। अब मैं एक खेल खेलता हूं ऑनलाइन, उसका नाम है सेटलर्स ऑफ कटैन। वो स्ट्रैटेजी का गेम है, तो उसमें स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल होता है। तो अगर आज मैं पॉलिटिशियन होता तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर रूल ये है कि फर्स्ट पास द पोस्ट मैं जीत सकता हूं, तो मैं अगर बाकी 8-10 लोगों को कम से कम वोट दिलवाऊं तो मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है इलेक्शंस का, इसमें होता क्या है कि कोई भी अक्लमंद पॉलिटिशियन ये सोचेगा कि बांटो, वोट्स बांटो, ताकि मुझे एक वोट ज्यादा मिल जाए। मेरा ये सवाल है कि, और करीबन 40 ऐसी कंट्रीज हैं जो फर्स्ट पास द पोस्ट को फॉलो करती हैं, लेकिन करीबन 140-150 कंट्री हैं जो अलग इलेक्टोरल प्रोसेस फॉलो करती हैं, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है। तो वहां पे उनका प्रोसेस होता है कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन जीतने के लिए 51% यानी कि मेजॉरिटी जीतना पड़ता है। जब आप गेम का रूल चेंज करेंगे तो एज अ गेम प्लेयर मेरी स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी। मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश करूं। इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सक्लूसिव इन माय स्ट्रैटेजी, आई विल बी इंक्लूसिव इन माय स्ट्रैटेजी। ये मेरे मन में काफी टाइम से थॉट आ रहा है, क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है। तो अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएं जिसमें हम इस चीज पे ध्यान दें, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय हमारा संविधान बना और हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपने संविधान के रीढ़ के रूप में स्वीकारा, उस समय हमारे यहाँ पर वोटिंग की पद्धति कैसी हो, इसके ऊपर एक लंबा डिबेट हुआ, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट पे ऊपर भी बात हुई, प्रेफरेंशियल पद्धति पर भी बात हुई, 51% प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन पर भी।
अल्टीमेटली हमारे संविधान लिखने वालों ने ये विचार किया कि दिस इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। ये डाइवर्स कंट्री में पहले तो हम लोग 2 पार्टी सिस्टम नहीं ला सकते, ये मल्टी पार्टी सिस्टम से चलेगी जी। और मल्टी पार्टी सिस्टम में डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना है और डाइवर्सिटी को वॉइस देना है जी। तो हमारे लिए बेस्ट चीज ये है कि मेजॉरिटी से हम लोग निर्णय करें, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी है उतने प्रकार के मत है जी। तो अगर हम मेजॉरिटी का रोल अल्टीमेटली मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आप और मैं दोनों ही हैं और इनको हम दोनों पसंद नहीं है, तो इनका मत एक्सप्रेस करने के लिए आपके कुछ विचार है और मेरे कुछ विचार है, लेकिन विकी जी को ना आपके विचार पसंद है ना मेरे विचार पसंद है, तो उनको तो फिर कोई चारा ही नहीं है। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है, इतने प्रकार के विचार है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा देश कुछ विचारों पर एक है जी। उसके ऊपर हमारे यहाँ वोटिंग होता है जी जी। आज मैं ये नहीं मानता कि प्रॉब्लम वोट का डिवीजन है, मैं ये मानता हूं हमारा प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब हमारे यहाँ पर 100% वोटिंग होगा, 90% वोटिंग होगा। आज जो लोग घर में बैठकर देश के सिस्टम को गाली देते हैं, ये सही नहीं है वो सही नहीं है, उनमें से कोई वोट देने को नहीं जाता। डेमोक्रेसी में बदलाव वोटिंग से होता है। आप देखिए अगर 90% 80% वोटिंग चला जाए तो देश का चुनाव केवल मुद्दों पर होगा, और मुद्दों पर जब चुनाव होगा तो आप कैंडिडेट है मैं कैंडिडेट हूं, मुझे मेरे मुद्दे कहने पड़ेंगे, आपको आपके मुद्दे कहने पड़ेंगे और मुद्दों पर ही वोट होगा। मुझे लगता है 51% से वो ज्यादा होगा। जब आपको 51% जीत के आना है तब मुझे सबको इंक्लूड करके इसमें आगे जाना प्रॉब्लम पड़ेगा। ये है अभी इतना बड़ा हमारा देश है, कैंडिडेट तो आप 10 खड़े करोगे और 10 कैंडिडेट में 51% वोट किसी को नहीं मिला तो वापस पोल करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले 2 लोगों में पोल करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही है। कुछ कंट्रीज में ऐसा भी है कि आप जब मैं वोट करने जाता हूं तो मैं अपना फर्स्ट चॉइस डालता हूं, मैं देवेंद्र जी को दूंगा वोट, सेकंड चॉइस एकनाथ जी वो को तो दूंगा, preferential थर्ड voting चॉइस system है। विकी को दूंगा। तो उसमें जो फाइनली जो काउंटिंग करते हैं तो बाय जो नहीं जीता, जो एकदम जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, उसका सेकंड चॉइस क्या था भाई, ये ये जो तो वो एक इलेक्शन में भी हो सकता है। नहीं, ये जो वोटिंग हमारे यहाँ बाय एलिमिनेशन। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वोटिंग हमारे यहाँ होता है, विधान परिषद में और राज्यसभा में ऐसे ही वोटिंग होता है। अच्छा, इसी प्रकार से। लेकिन ये वोटिंग किसके लिए है? ये वोटिंग जहां पर जिस समय हमने वोटिंग शुरू किया जी, उस समय की हमारी जो स्थिति थी, जहां 100% लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको वोटिंग पैटर्न समझता है, वही प्रेफरेंशियल वोटिंग। अभी मैं आपको क्या बताऊं, हमारे एमएलएस भी 250 वोट पड़ते हैं, समझ लो 288 एमएलएस के, उसमें भी 10 वोट 25 वोट कभी कभी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं समझता 1 2 3 कैसे वोटिंग करना है, हाउ टू गिव द प्रेफरेंस। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। इससे आप एक्सक्लूजन करोगे लोगों का। वी हैव टू इंक्लूड पीपल। लेकिन आप सोचिए, मेरे थॉट्स पे आप सोचिए। देवेंद्र जी, मैं थोड़े लाइट सवाल पे आता हूं अभी। एक दफा ये सारे जितने सवाल मैंने पूछे हैं देवेंद्र जी से, बाय द वे हम लोग बहुत दफा मिले हैं, ये पहला मौका हुआ है मेरा कि मैं आपसे ये सारी बातें, हम लोग बाकी तो हम लोग एग्रीकल्चर और पानी पे बातें करते रहते हैं, लेकिन एक दफा देवेंद्र जी मेरे घर पे आए थे और मैंने उनसे पूछा था कि आपकी अमृता जी से शादी कैसे हुई। तो मैं आपका जो जवाब है सबके सामने आप अगर हमसे शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई थी, प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। ऐसा है कि मतलब अमृता से जो मेरी शादी हुई, तो मैंने शादी करना ऐसा जब विचार किया तो ऑब्वियसली मेरी माँ ने कोई मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर करके और वहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर आकर मेरे सामने रखे। तो मैंने अमृता का फोटो उठाया और मैंने कहा इसका नंबर मुझे चाहिए। उसका नंबर मैंने लिया और मुझे आज भी याद है, मैं ट्रेन में जा रहा था, वहाँ से मैंने अमृता को फ़ोन किया और मैंने कहा कि कल मैं नागपुर पहुँच रहा हूँ और कल हम मिलते हैं। डायरेक्ट फ़ोन करके मैंने बोला। तो मतलब कोइंसिडेंटली वो उसका जन्मदिन भी था, वो तो मुझे बाद में पता चला। तो मेरे एक दोस्त के घर हम लोग मिले, मेरे एक फ्रेंड के घर हम लोग मिले और
हमने 2 घंटे बातें की, उसमें से 1 घंटा 50 मिनट मैंने बात की और 10 मिनट अमृता ने बात की, और मैं क्या करता हूँ, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, और उसको पहली मुलाकात में मैंने बताया मैं जिंदगी भर राजनीति में रहने वाला हूँ, कभी कोई बिजनेस नहीं करूंगा, कभी पैसा नहीं कमाऊंगा। वो नौकरी करती थी, वो अच्छी पोस्ट पे थी उस समय भी बैंक में। मैंने उसको कहा कि भाई देख, तू नौकरी करती है, तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा, मैं तेरे से मांगूंगा नहीं, और तेरे को वो हालांकि अभी कंप्लेंट करती कि मैंने मांगा उसको, लेकिन उसके ऊपर अलग डिबेट हो सकती है। ऐसा करके हमारी बातचीत खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों तक हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन उसका मुझे फोन आया। अच्छा। और उसने कहा कि मैं मुंबई में हूँ बैंक के काम से, तो मुझे मिलने के लिए आओ। जी। तो यहीं किसी होटल में वो रुकी हुई थी, मैं अपना एमएलए हॉस्टल में रुकता था, तो मैं फिर अमृता को मिलने गया। फिर 1-1.25 घंटा बात हुई। अभी उसने थोड़ी ज्यादा बात की, मतलब प्रोपोर्शनेटली मैंने ज्यादा बात की वैसे। और फिर कई चीजें जिंदगी की सारी बातचीत हुई। उसके बाद वो चली गई, मैं चला गया। फिर 15-20 दिन, महीना भर कोई वो नहीं था, संपर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन अमृता को मैंने कहा कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे, उसको बैठाया और 2-3 घंटा मैंने घुमाया, और जब तक फाइनल करके उसने कह दिया कि चलो अब हाँ है, तो फिर हम तब लोगों तक ने आप गाड़ी चलाते रहे? गाड़ी चलाते रहे। फिर सीधा, तब तक ना उसने मेरे माँ बाप को देखा था, ना मैंने उसके माँ बाप को देखा था। सीधा फिर गाड़ी लेकर उनके घर गए। अच्छा। उनकी पेरेंट्स पेरेंट्स को हम मिले। फिर बाद में मेरे पेरेंट्स को हम लोग मिले। तो जी। इस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ कि भाई वो मुझे कुछ नहीं मांगेंगे और मैं उसको कुछ नहीं मांगूंगा। तो ऐसा हमारा चल रहा है अभी भी। हाँ, नहीं, ये बहुत ही, मुझे बहुत मजा आया ये कहानी सुन के, क्योंकि मुझे लगा कि अक्सर पति जो बोलते हैं कि भाई शादी के बाद आप घर पे बैठोगे, काम नहीं करोगे, ये वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी थिंकिंग बहुत ही प्रोग्रेस थी उस समय भी, कि आपने इतने, और प्लस आपने बहुत क्लियरली अपनी तरफ से कहा कि भाई ये चीजें मेरे तरफ से आप समझ लो। मैंने उनको देखा था उस समय बैंक में 12 घंटे काम करते थे हम लोग। जी जी। और जी, उसका पैशन ही बैंक था जी। और उसका लाइफ भी बैंक था। तो उनको तो मैंने कहा भाई, आपको जिस समय मैं मुंबई आया उस समय भी मैंने उनको कहा था कि भाई आप देखिए, अगर आपकी बैंक आपको मुंबई में ट्रांसफर देती है तो आप मुंबई आ जाइए, नहीं देती है और आपको करना है तो। फॉर्चुनेटली बैंक ने उनको ट्रांसफर दे दिया। यहाँ पर चूंकि मैं चीफ मिनिस्टर था, तो फिर उन्होंने बैंक को ये कहा कि मुझे बैक ऑफिस का जॉब दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल उनका जॉब ये मार्केटिंग का था। ये अच्छा, तब तक आप सीएम बन चुके थे? अब मैं बाद में बना, मैं बाद तो में बना, हाँ। उस समय एमएलए था मैं। एमएलए थे, हाँ। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, वो बाद में घर में जाकर मुझे गाली देगी, लेकिन एमएलए क्या होता है अमृता को पता नहीं था जब मेरे से शादी हुई। उसको पॉलिटिक्स की कोई जानकारी नहीं थी। जी जी। इसलिए मेरे साथ शादी की उसने। होती तो शायद करती कि नहीं, मुझे पता नहीं। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल पूछता हूं मैं। मैंने अपने करियर में काफी किरदार निभाए हैं, और मैं इस आखिरी सवाल में उन कैरेक्टर्स के नाम बताऊंगा कौन सी फिल्म से हैं। मैं चाहूंगा कि इतने सालों में आप बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स का सामना हुआ है आपका, तो जब मैं कैरेक्टर का नाम लूं तो आप उस पॉलिटिशियन का नाम लीजिए कि ये कौन पॉलिटिशियन जो है वो इस टाइप का है। इसमें मेरी शर्त ये होगी कि मुझे एक लाइफलाइन चाहिए, और फिर वो जो सारे सामने बोले बैठे हैं उनका भी ओपिनियन चाहिए, 50-50 भी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। कयामत से क्यामत तक का राज, कौन पॉलिटिशियन उस रोल में बैठेगा? गिरीश भाऊ किधर गए? रोमांटिक लवर बॉय। अच्छा, गिरीश भाऊ। लेकिन मेरे बोलने से पहले उधर से आवाज आ गई। चलिए आप लोग भी हेल्प करिए देवेंद्र जी को। दूसरा, रंगीला का मुन्ना, टपोरी। हाँ, नहीं, ये मैं किसी को नहीं कहूंगा। कोई टपोरी नहीं है? नहीं, कोई तो होंगे टपोरी। वो मैं जी, आप बताइए। वो आपको अकेले में बताऊंगा। सबके सामने नहीं बोलूंगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एसीपी राठौड़, सरफरोश। एनी गेसेस? देवेंद्र जी, सब आपका नाम ले रहे हैं। देवेंद्र जी, आप अपना भी नाम ले सकते हैं। मैं तो सोच रहा था मैं रैंचो पे अपना नाम लूंगा। नहीं, आप सारे फिल्मों का अपना नाम भी ले सकते हैं।
तो चलिए, देवेंद्र जी फॉर एसीपी राठौड़, अच्छा है, गुड वन. भुवन फ्रॉम लगान. देखिए, मैं वैसे तुलना थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन भुवन का जो कैरेक्टर है वो एक प्रकार से सबको यूनिफाई करके जी जी जी. और सब में सबको एक साथ लेके आगे चलता लेके है. वो जो लड़ाई लड़ता है, हम्म. तो ऐसी लड़ाई लड़ने का जो एक मतलब जज्बा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी में है, मोदी जी. मोदी जी में. वाह वाह. दिल चाहता का आकाश बहुत ही नॉटी है वो, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है. इसका रोल कौन करेगा आपके हिसाब से? कई लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है. उनमें से किसी को भी कास्ट कर लो. ठीक है, मैं प्रेस नहीं करूंगा उसके लिए. अपना रंग दे बसंती का डीजे बड़ा इमोशनल है, दिलदार आदमी है, जान भी दे देता है. उसकी लास्ट में एक लाइन है कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो हो रहा है चुपचाप बर्दाश्त करते रहो, नहीं तो जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की. क्या बात है, बताइए भाई. एकनाथ जी. एकनाथ जी वैसे ही है. हाँ, ये एकनाथ अच्छी जी- बात है. हाँ, डेयरिंग. वैसे ही है. हाँ. तारे जमी पर का निकुम सर, ओह, वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव. लॉट ऑफ एम्पैथी, लॉट ऑफ सेंसिटिविटी. नहीं, ऐसे तो कई लोग हैं हमारे पास, लेकिन किसका नाम लो? हाँ, कौन कौन? शिंदे साहब का नाम वापिस आ रहा है. अच्छा. शिंदे साहब को मल्टीपल रोल है. वाह. इसके बाद मैं बोलूंगा 3 इडियट्स रैंचो. ये आपने अपने लिए सेव करके रखा है. जी, मुझे पसंद है वो कैरेक्टर बहुत. जी जी जी. और पीके जो एलियन है, जो दूसरे गोले से आता है, उसका रोल कौन करेगा? अलग ही गोले से आता है. मेरे बिल्कुल आंखों के सामने नाम है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं. सामने बोल नहीं सकता हूँ. आई थिंक अमृता जी को नाम पर समझ में बोलना आ गया. चाहती है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो नाम बोले. मैं समझ रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो नाम बोले. ठीक है ठीक है. और महावीर फोगाट, दंगल. हाँ, दंगल. महावीर फोगाट भी हमारे शिंदे जी है. अच्छा. हाँ, बिल्कुल. वाह, क्या बात है. एकदम. आपने दंगल किया, कुश्ती किया एकनाथ जी? वाह वाह. लेकिन आपने असली तो मुझे पूछा ही नहीं. कौन सा? गजनी. गजनी. हाँ. गजनी रह गया. देखिए, मेरी याददाश्त कमजोर है. तो गजनी कौन है हमारे पॉलिटिशियंस में से? उसका जवाब शिंदे जी बताएंगे आपको. शिंदे जी जानते हैं शिंदे जी गजनी को- कौन है. अरे माइक दो, शिंदे जी को माइक दो प्लीज. प्लीज माइक दो. गजनी पर्सनली बताएंगे. बताइए ना देवेंद्र जी. हाँ, नहीं. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने इतने खुल के हर सवाल का जवाब दिया. आई थिंक आपके जवाबों से हम लोग को बहुत कुछ इंकरेजमेंट भी मिला. एक हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो हमारे लीडर हैं वो इन सारे विषयों पर सोच रहे हैं. और मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि क्योंकि हम पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है. आपकी इंटेग्रिटी, आपका फोकस, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आप जो भी मैटर सामने आता है आप बहुत ही समझदारी से उसका सोल्यूशन निकालते हैं. आप सुनते बहुत ध्यान से हैं, विच इज अ वंडरफुल क्वालिटी फॉर अ लीडर. तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप हमारे राज्य को और भी आगे ले जाएं, थैंक यू. अपनी टीम के साथ और भी आगे ले जाएं, और हमें न सिर्फ देश में बट दुनिया का सबसे बड़ा राज्य माना जाए. हर हैप्पीनेस कोशेंट में, इकोनॉमिकली, इन एवरी वे. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. परफेक्ट सीएम आणि मिस्टर परफेक्शनिस्ट हे परफेक्ट कॉन्व्हर्सेशन
माझी विनंती आहे तुम्हा सर्वांना राष्ट्रगीतासाठी प्लीज इथे थांबावं. सर्वांना विनंती आहे प्लीज इथे थांबावं. आणि हे परफेक्ट कॉन्व्हर्सेशन आम्हाला खूप आवडलं. त्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या एकदम परफेक्ट आणि इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन साठी. आणि हमारा दिल चाहता है कि ये बातें ऐसी चलती रहे. सच में पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट से यहाँ पर तारे जमीन पर जरूर उतरे. और अब मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सारे अवॉर्डीज से कि प्लीज वो मंच पर आ जाए. मी श्री अभय भूतड़ा जी, मिस्टर MP अहमद, विकी कौशल जी, अशोक सराफ जी यांना विनंती करतो मंचावर यावं. ऑल्सो आर ऑनरेबल DCM एकनाथ जी शिंदे, डॉक्टर विजय दारडा जी, राजेंद्र दारडा जी, देवेंद्र दारडा जी एंड ऋषि दारडा, आप सभी को मंच पर आने की रिक्वेस्ट है. ये वो एक जश्न है. पनोरम इंडिया प्रेजेंट्स लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर 2026. इस लम्हे को कैमरे में कैप्चर करना तो बनता है. वेल, याला म्हणतात एक पिक्चर परफेक्ट मोमेंट आपल्या अवॉर्डी सोबत. पुन्हा एकदा सर्व अवॉर्डीज अभिनंदन, खूप खूप आभार. आणि माझी सर्वांना विनंती की आपल्या आपल्या जागेवर उभं राहून घ्यावं. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ माझी विनंती आहे सर्वांना आपापल्या जागी उभं राहून घ्यावं. मेरी आप सभी से दरख्वास्त है राष्ट्रगान के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े रहिए. May I request everybody to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा.
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय. Thank you so much once again, everybody, for joining us here.